भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हमने बात की रैयतवाड़ी व्यवस्था की। देखिए, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने 3 तरह की वास्तविक रूप से भू राजस्व व्यवस्था लागू की। इसमें एक में हमने सबसे पहले बात की स्थायी बंदोबस्त, दूसरी पे हमने बात की रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब हम बात करेंगे तीसरी व्यवस्था जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए, देश के कुछ भागों में महालवाड़ी या महलवाड़ी व्यवस्था लागू की है। देश के कुछ भागों में महालवाड़ी या महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। अगर इस व्यवस्था की बात करें तो यह व्यवस्था 1801 ईस्वी में अवध क्षेत्र में और 1803-4 में मराठा अधिकृत क्षेत्रों में लागू की गई। यानी कि इस व्यवस्था की शुरुआत 1801 में हुई। अवध के कुछ प्रांतों में इसको लागू किया गया। उसके बाद 3 और 4 में जो प्रांत मराठाओं के क्षेत्र में आते थे, हालांकि मराठाओं के साथ हुई संधियों में ब्रिटिश सरकार ने उन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और वहां के उस क्षेत्र में भी इस महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था, या हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त जो था लगभग उसी का जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित अनुरूप थी महालवाड़ी व्यवस्था। सच्चाई तो है, इसलिए इस व्यवस्था का नाम देखिए संशोधित रूप था। और इस व्यवस्था में अगर हम देखा जाए, प्रत्येक गांव के अनुसार लगान निश्चित किया गया। अब हम इस पे बात करते हैं। 1801 में लागू हुई, भारत के कुछ प्रांतों में लागू की गई। और पहले की दोनों भू राजस्व व्यवस्थाओं को देखते हुए जो पहली जमींदारी व्यवस्था यानी कि स्थायी बंदोबस्त थी, उसी का ये थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप था। उसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग करते हुए महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लगान व्यवस्था थी वो सीधे तौर पर किसान के साथ नहीं करके, किसी ग्रामीण जमींदार के साथ टाई अप नहीं करके, इन्होंने गांव के साथ, यानी कि एक गांव है, उस गांव के पास जितनी भूमि है उसके साथ इन्होंने लगान की शर्तें तय की। और उस वक्त जो गांव थे उनको महल कहा जाता था, महल या महाल, इसीलिए इस व्यवस्था का नाम महालवाड़ी व्यवस्था है। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरा गांव, उस क्षेत्र में जितनी जमीन थी उस क्षेत्र का पूरा गांव ही लगान देगा और पूरा गांव ही उत्तरदायी होता है। ऐसा नहीं है कि गांव एक एक करके देगा। गांव के अंदर जो जमींदार थे या जो ग्राम प्रधान होता था, ये उसकी जिम्मेदारी होती थी कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत पूरे गांव का टैक्स चुका कराए, गवर्नमेंट के पास जमा करवाए। पूरे गांव इस महालवाड़ी व्यवस्था में लगान भरने के लिए उत्तरदायी है।
मान लीजिए कि अगर कोई किसान, इस व्यवस्था का सरकार को यह फायदा था कि जैसे पुरानी व्यवस्था के अंदर किसी किसान ने अपनी भूमि छोड़ दी तो उस भूमि से उसे लगान नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर उसका भी उत्तरदायी गांव ही होता था। अगर एक दो किसान अपनी भूमि छोड़कर चले गए तो उस भूमि को खेती करने के लिए गांव जिम्मेदार होता था। हम गवर्नमेंट को उस भूमि का लगान चाहिए ही चाहिए था, चाहे वो खाली रहे चाहे भरे। ये व्यवस्था इन्होंने की। इस व्यवस्था में कृषक का भूमि पर अगर देखा जाए ना तो महालवाड़ी व्यवस्था में कृषक या किसान का भूमि पर स्वामित्व नहीं रहता था, बल्कि गांव का स्वामित्व होता था, क्योंकि गांव भूमि का टैक्स पेयर था, गांव टैक्स भरता था। देखिए गंगा घाटी, गंगा नदी के आसपास की जो घाटी है जहां जहां गंगा नदी बहती है, गंगा घाटी भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रांत और भारत के अन्य भागों में यह व्यवस्था लागू की गई। 1833 में इस व्यवस्था में सुधार किया गया। देखिए एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यवस्था के अंदर किसान का भूमि पर स्वामित्व नहीं था, भूमि का मालिक नहीं था, गांव भूमि का मालिक था। दूसरा, महालवाड़ी व्यवस्था को जैसे हमने स्थायी बंदोबस्त में देखा कि बिहार, बंगाल, ये जो क्षेत्र थे, यहाँ के कुछ भागों पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया। उसकी कमियों को देखते हुए अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने मद्रास और बम्बई के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। ब्रिटिश कंपनियां, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बाकी जो देश था वहां पर यह महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। 1801 में शुरुआत की गई अवध और मराठा अधिकृत क्षेत्रों से। महाल यानी कि गांव को इसका मालिक माना गया। भूमि का मालिक वही था, कोई भूमि करे या नहीं करे, पूरा गांव उतना टैक्स भरने के लिए वचनबद्ध था, उनको भरना ही पड़ेगा ये सारा का सारा टैक्स। और इसके अलावा 1833 में मेजर बर्ड ने इस व्यवस्था में सुधार किया, और वो किया मेजर बर्ड ने। इसलिए इस सुधार की गई इस व्यवस्था को बर्ड योजना भी कहते हैं, बर्ड पक्षी योजना। सुधार क्या किया गया इस योजना के तहत? इस योजना में सुधार ये किया गया कि अब कई महालों को मिलाकर, यानी कि कई गांवों को मिलाकर एक महाल बना दिया गया, ताकि एक एक गांव अलग अलग लेके आए, उनको लिखें, रिटर्न में रखें। उससे बेटर है कि 4 गांवों को मिला के एक महाल बना दिया और उन महलों को नंबर दे दिया, 1 नंबर महल, 2 नंबर महल, 3 नंबर महल। जैसे हमारे यहाँ अगर आप पॉलिटिकल के बारे में थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानते हैं तो हमारे डायरेक्टरी के चुनाव होते हैं। तो डायरेक्टरी के चुनाव होते हैं, उसके अंदर कई गांवों को मिलाकर एक बूथ बना दिया जाता है, एक जोन बना दिया जाता है, वहां से एक डायरेक्टर आता है। सेम वही चीज था, यहाँ 3-4 गाँव को मिला के एक महल बना दिया, और वो तीनों चारों गाँव मिलकर जो महल थे वो ये टैक्स पे करने के लिए जिम्मेदार। स्टार्टिंग में इसके अंदर 25% टैक्स रखा गया, फिर अगले 3-4 वर्षों बाद इसको बढ़ाकर 33% कर दिया गया, और बाद में इसको 50% कर दिया गया देश के अंदर। और अब भूमि पे खेती हो या नहीं हो उसकी जिम्मेदारी गांव की थी। गवर्नमेंट को 100% टैक्स मिलने लगा हर जमीन से। इससे किसानों पे एक्स्ट्रा बोझ तो बढ़ा और गांवों पर भी इसका असर पड़ा। कुछ लोगों पे काम नहीं करने से उनका टैक्सेशन का जो भार था वो बाकी लोगों पर आ गया।
और वो और ज़्यादा गरीब होते गए, कमज़ोर होते गए, दयनीय होते गए और अंग्रेजों की स्थिति स्ट्रॉन्ग होती गई। ये थी हमारी तीनों व्यवस्थाएं। भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों की, जिन पे हमने बात की, जिस पे हमने देखा स्थायी बंदोबस्त जो जमींदारों के हाथों में थी, स्वामित्व तो उनके पास था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें पर्टिकुलर किसान को स्वामी मान लिया गया, और माहलवाड़ी व्यवस्था, इसके अंदर गांवों को स्वामी मान लिया।